Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। बेसिकली ये क्या होता है, इसका क्या प्रिंसिपल है, किस तरह से ये वर्क करता है, क्या इसके एडवांटेज हैं और इसके अलावा कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें इसको यूज़ करा गया है, बेसिकली इंडियन कौन कौन से केसेस हैं। तो ये सारी ही चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से इसको हम समझेंगे। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है ताकि आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ सके। अभी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग है क्या, सो बेसिकली ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग आपका एक तरह की ऐसी टेक्निक है जो कि क्रिमिनल के माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसको कैप्चर करने के लिए यूज़ करी जाती है। अब ये कैसे होता है इसको अभी हम समझेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें कि ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग को डेवलप किसने किया था और पेटेंट किसने करवाया था, तो 1995 में डॉक्टर लॉरेंस ए फारवेल इन्होंने बेसिकली ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग को डेवलप किया था और ये आपके अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा ये जो आपका ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग होता है इसको हम ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। तो ये जो अदर नेम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, BEOS, ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग। और ये एक तरह का आपका न्यूरोसाइकोलॉजिकल मेथड है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग, जो कि मेथड होता है इंटेरोगेशन का, इन विच जो भी पार्टिसिपेशन होता है एक्यूज्ड इन द क्राइम इन इन्वेस्टिगेशन बाय इज इन्वेस्टिगेटेड बाय स्टडिंग देयर ब्रेन्स रिस्पॉन्स। तो जो उसके ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जो उसको हम जब एनालाइज करते हैं तो उसके बेस पर जो रिस्पॉन्सेज हमको मिलते हैं, तो ये काम आपका किया जाता है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग में। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो आपकी ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग है तो क्या ये इमोशन पर वर्क करती है, ऐसा नहीं है। जो ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग है किसी भी इंडिविजुअल के इमोशंस पर वर्क ना करके ये ब्रेन के जो कॉन्जेनाइटिव रिस्पॉन्सेज होते हैं उस पर वर्क करता है। कॉन्जेनाइटिव रिस्पॉन्सेज मतलब कि वही आपके ब्रेन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है, चाहे आप उसको रिवील करना चाहो या ना करना चाहो, बट हाँ अगर आपको उसके बारे में पता है तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ें स्टोर होती हैं और उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, आपके ब्रेन से जो वेव्स निकलती हैं, उसी चीज़ को यहाँ पर कैप्चर करा जाता है। तो ये जो आपका ये चीज़ है कि जो ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग है ये कॉन्जेनाइटिव ब्रेन रिस्पॉन्सेज पर वर्क करती है। तो ये मेजर डिफरेंस हो जाता है पॉलीग्राफ और ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग में, क्योंकि जो पॉलीग्राफ रहता है उसका सिस्टम थोड़ा सा अलग रहता है। वो बेसिकली आपके इमोशंस पर वर्क करता है, जो आपका स्ट्रेस होता है उस पर वर्क करता है। बट जो ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग होता है वो आपके कॉन्जेनाइटिव ब्रेन रिस्पॉन्स पर वर्क करता है। अभी पॉलीग्राफ क्या होता है वो मैंने आपको समझाया नहीं है, बट हाँ रफली आप इतना समझ लीजिए कि जो पॉलीग्राफ रहता है वो बेसिकली आपके इमोशनल कंडीशन जो रहता है उस पर वर्क करता है। बाकी इसका भी सेपरेट वीडियो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें कि इंडिया में कहाँ पर ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, कौन सी ऐसी लैब है जहाँ पर इसको परफॉर्म किया जाता है, तो ऑल ओवर इंडिया सिर्फ एक ही ऐसी लैब है जहाँ पर ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग, ब्रेन मैपिंग भी इसको हम कहते हैं, ये चीज़ परफॉर्म करी जाती है। तो ये है आपकी FSL बैंगलोर। FSL बैंगलोर में आपका ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का यूज़ करा जाता है। तो अगर किसी भी क्रिमिनल के ऊपर ये टेक्निक को परफॉर्म करना होता है तो उसको बैंगलोर लेके जाया जाता है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं और यहाँ पर अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें तो ये जो टेक्निक है मेज़र करती है कि किस तरह से आपका जो ब्रेन है वो कुछ वर्ड्स, कुछ पिक्चर्स, कुछ जो ऑडियो फाइल्स होती हैं उसको लेकर, उसको सुनकर किस तरह से आपका ब्रेन रिस्पॉन्स दे रहा है, उसके बेस पर यहाँ पर इस टेक्निक में रिजल्ट्स फाइनलाइज होते हैं। अब यहाँ पर है क्या, बेसिकली जो भी इंडिविजुअल होता है उसको कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, कुछ ऑडियो फाइल्स सुनाई जाती हैं, कुछ आपके फ्रेजेस जो रहते हैं वो दिखाए जाते हैं। तो ये जो चीज़ें रहती हैं ये कुछ रेलिवेंट भी यूज़ करते हैं और रेलिवेंट के साथ साथ इररेलिवेंट चीज़ें भी यूज़ करी जाती हैं। और फिर उस बेस पर ये चीज़ चेक करी जाती है कि जो भी इंडिविजुअल है वो उन चीज़ों को देखने के बाद में, सुनने के बाद में, पढ़ने के बाद में उसके ब्रेन में क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है। तो उस बेस पर आपकी जो ब्रेन रहता है उससे वेव निकलती है, वो आपकी 300 मिली सेकेंड्स की रहती है, P300 इसको हम बोलते हैं। और ये बेसिकली जो मरमर रहती है उसका एक पार्ट रहता है। तो इस चीज़ को आपका एनालाइज करा जाता है। अब ये चीज़ें होती कैसे हैं उसको भी हम वर्किंग वाली स्लाइड में आगे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पिक्चर्स होती हैं बोथ रेलिवेंट एंड इररेलिवेंट टू द एक्शंस आर शोन, एंड द रेलिवेंट इमेजेस जो रहती हैं वो ट्रिगर करती हैं किसी भी आपका जो भी इंडिविजुअल है उसकी मेमोरी को।
ये जो ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग है इसको हम गिल्टी नॉलेज टेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, जो भी गिल्टी इंडिविजुअल होता है, जो भी पर्सन होता है जो कि एक्यूज्ड होता है, तो उसके पास जो भी नॉलेज है उसकी नॉलेज को टेस्ट करना, तो इसी वजह से इसको हम बोल देते हैं गिल्टी नॉलेज टेस्ट। ये चीज़ हो गई। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी स्टडीज़ इस पर्टिकुलर टेक्निक पे करी गई हैं कि ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग जो है वो कैसे क्या काम करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ स्टडी के बाद में आया कि जो इनोसेंट सस्पेक्ट का जो ब्रेन होता है उसके अंदर कोई भी स्टोर्ड और रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। हाँ, जबकि जो आपका एक्चुअल परपिट्रेटर होता है, जिसने क्राइम किया होता है, उसके ब्रेन के अंदर स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इसी बेसिक चीज़ पर आपका काम किया जाता है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग में। अगर कल्प्रिट है तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी और हमको इस टेक्निक का यूज़ करके वही इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और यहाँ पर ये जो सिस्टम रहता है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, अगर हम बात करें कि सिस्टम का अरेंजमेंट किस तरह से होता है, तो यहाँ पर आपका एक पर्सनल कंप्यूटर का हम यूज़ करते हैं, एक आपका डेटा एक्विजिशन बोर्ड होता है, ग्राफिक कार्ड्स यूज़ करे जाते हैं। उसके अलावा आपका जो मेन रहता है वो 4 चैनल EEG एम्पलीफायर सिस्टम होता है। तो EEG क्या होता है, EEG की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। तो ये जो चीज़ रहती है इसका बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जो कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन रहती है उसको कैप्चर करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज़ करे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। बेसिकली ये जो आप सेटअप देख सकते हैं तो कुछ इस तरह से रहता है, जहाँ पर ये जो है इन्वेस्टिगेटर हैं, ये जो है कल्प्रिट है, तो इनके ऊपर ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक परफॉर्म करी जा रही है। इनको एक चेयर के ऊपर आराम से बैठाला जाता है और इनके सामने एक रहती है स्क्रीन। उस स्क्रीन के ऊपर अलग अलग पिक्चर्स, अलग अलग फ्रेजेस उनको वहाँ पर दिखाए जाते हैं। और उससे पहले इनका जो हेड वाला पोर्शन रहता है, यहाँ पर आपका जो ग्राफ रहता है उसको यहाँ पर लगा दिया जाता है, जो इसमें सेंसर्स लगे होते हैं। वो सेंसर्स ही उन वेव्स को कैप्चर करने में काम करते हैं। अब यहाँ पर ये जो सिस्टम रहता है ये आपका पिक्चर्स और वीडियोस इनको दिखा रहा है। वीडियोस नहीं, बेसिकली जो पिक्चर्स और फ्रेजेस रहते हैं वो दिखाते हैं। और इनके सर के ऊपर जो सेंसर लगा रहता है वो इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करता है, उसको एम्पलीफाई करके इनके सामने जो मॉनिटर्स दिख रहे हैं, 2 स्क्रीन्स आपको दिख रही हैं, इसके ऊपर आपको सारा डेटा शो होता है। ठीक है, तो ये एक रफली सा आपका स्ट्रक्चर रहता है, इसका अरेंजमेंट होता है। अब इसमें अगर हम बात करें कि कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, तो इसमें आपका 3 तरह की टेक्निक्स यूज़ करी जाती हैं ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग में। एक तो हो गया आपका इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, सेकेंड हो गया P300 जिसको हम ब्रेन मैपिंग टेक्निक भी बोलते हैं, तीसरा हो गया आपका मर्मर जिसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरी इनकोडिंग रिलेटेड मल्टीफेसेटेड इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफिक रिस्पॉन्स। तो इसकी फुल फॉर्म एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि मर्मर की फुल फॉर्म क्या होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ होता है ये होता क्या है, तो ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है जो कि आपके ब्रेन रहता है, ब्रेन की मेमोरी जो रहती है उसमें जो भी नॉलेज स्टोर होती है उसको डिटेक्ट करने के पर्पज़ से इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी का हम यूज़ करते हैं। अ पर्सन टू बी टेस्टेड बियर्स अ स्पेशल हेडबैंड विद इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स दैट मेजर्स द EEG फ्रॉम सेवरल लोकेशंस ऑन द स्कैल्प। तो जो आपका स्कैल्प वाला पोर्शन होता है उसके ऊपर जो आपका एक तरह का स्पेशल बैंड रहता है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स लगे होते हैं। और उसके अलावा जो EEG रहता है इसका जो दूसरा साइड रहता है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम से अटैच रहता है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो सारी की सारी वहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो सके। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो आपकी EEG रहता है इससे बेसिकली 3 तरह की आपकी स्टिमुलस आपको देखने को मिलती हैं। एक होती है टारगेट, एक होती है इररेलेवेंट, एक होती है प्रोब्स। अब ये क्या होता है उसको भी अभी हम आगे समझेंगे जब हम इसकी वर्किंग को करेंगे तब। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें P300 वेव क्या होती है, तो ये आपका जो P300 वेव होती है ये आपकी जनरल कंडीशंस में यूज़ करा जाता है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग में। ये जो टेक्निक होती है वेल नोन फैक्ट्स एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जिसको हम P300 कहते हैं, और ये आपके इमिट होते हैं इंडिविजुअल के ब्रेन से, जो कि आपका 300 मिली सेकेंड्स आपका यहाँ से स्टार्टिंग होती है एंड इज़ कन्फ्रंटेड विद अ स्टिमुलस ऑफ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस। ये जो आपकी वेव्स निकलती हैं, ये जो आपकी 300 मिली सेकेंड से स्टार्टिंग होती है वेव्स का निकलने की, तो इस बेस पर जो स्टिमुलस रहती है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रिकॉर्ड होती रहती है। जो भी आप चीज़ों को देखते हैं तो उस बेस पर जो भी आपके माइंड में रिफ्लेक्ट करता है, जो मेमोरी रहती है उससे जो भी चीज़ें लगती हैं, जो आपकी मैच कर जाती हैं चीज़ें, तो वो चीज़ आपकी वेव्स के फॉर्म में आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़र आती है। जो भी इन्वेस्टिगेटर होते हैं जो बेसिकली ये टेक्निक को परफॉर्म कर रहे होते हैं
उनको ये चीज़ नज़र आती है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका मरमर। तो जो मरमर होता है ये भी आपका एक तरह का P300 वेव जैसा ही रहता है। ये बेसिकली जो P300 वेव है ये आपका मरमर का ही एक पार्ट होता है। यहाँ पर होता क्या है, जो P300 वेव होती है इसके साथ साथ 300 से ज़्यादा जो स्टिमुलस रहता है जो कि 1400 मिली सेकेंड्स तक के रिस्पॉन्सेज जाते हैं, तो इस तरह इतनी तक की जो स्टिमुलस रहता है उसको भी कैप्चर करता है। तो ये आपका मरमर हो जाता है। तो P300 एक तरह का मरमर का पार्ट है, और P300 जब मरमर का पार्ट है तो P300 आपके सिर्फ 300 मिली सेकेंड्स तक है, और मरमर जो है वो आपकी मैक्स टू मैक्स 1400 मिली सेकेंड्स तक जा सकती है स्टिमुलस को कैप्चर करने के लिए। और यहाँ पर ये जो मरमर होता है ये इंक्लूड करता है इलेक्ट्रिकली निगेटिव विद एन ऑनसेट लेटेंसी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 800 to 1200 मिली सेकेंड्स। एंड ये जो रहता है ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है, एंड अप टू 90% ज़्यादा एक्यूरेट होता है P300 से। P300 जो रहता है उससे 90% तक ज़्यादा मरमर जो रहता है वो आपका एक्यूरेट रहता है, क्योंकि यहाँ पर 1400 मिली सेकेंड्स तक की आपकी जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उसको कैप्चर किया जा सकता है। तो इसी वजह से ये ज़्यादा आपका एक्यूरेट हो जाता है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। और यहाँ पर अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो ये जो वर्किंग होती है इसमें आपका इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी को हम यूज़ करते हैं, जिससे कि जो भी इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है किसी भी ह्यूमन ब्रेन के उसको हम स्टडी कर पाएँ। यहाँ पर जो सस्पेक्ट रहता है उसको कंफर्टेबल चेयर पे आराम से बैठा दिया जाता है एक साउंड प्रूफ रूम के अंदर। और बेसिकली ये जो वर्किंग रहती है, मतलब जो ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है, इसको स्टार्ट करने से पहले जो भी सस्पेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसका कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि वो ये टेक्निक को अपने ऊपर परफॉर्म करने देना चाहता है या नहीं। क्योंकि अगर वो इंडिविजुअल मना कर देता है कि मैं ये टेक्निक को परफॉर्म नहीं करूँगा, तो आप ज़बरदस्ती उस पर ये टेक्निक परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली इसमें होता क्या है, जब पूरा स्टार्टिंग करी जाती है तो ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक कैसे परफॉर्म करी जाएगी, उस इंडिविजुअल के साथ क्या क्या किया जाएगा, ये सारी चीज़ों के बारे में जो भी सस्पेक्ट होता है उसको बताया जाता है, एंड देन उसका कंसेंट लिया जाता है कि वो उस टेक्निक को परफॉर्म करवाने के लिए रेडी है या नहीं रेडी है। ठीक है, तो जब वो जब कंसेंट दे देता है उसके बाद में ही ये आगे के प्रोसीजर कंप्लीट करी जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक होती है इसको परफॉर्म करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ये होती हैं कि जो भी क्राइम हुआ है उससे रिलेटेड अगर आपके पास मैक्स टू मैक्स इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो भी एविडेंसेस थे, जो कुछ वहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी, तो उसकी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइप का आपने वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया हुआ होना चाहिए। तभी आपके पास ज़्यादा डेटा होगा, ज़्यादा इमेजेस होंगी, ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप बहुत आराम से इस टेक्निक को परफॉर्म करके एक्यूरेट रिजल्ट तक पहुँच पाएंगे। तो इसीलिए ये टेक्निक परफॉर्म करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एविडेंसेस की, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा यहाँ पर हम बात करें, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर होता क्या है, जो भी सस्पेक्ट होता है उसको एक कंफर्टेबल चेयर पे साउंड प्रूफ रूम के अंदर बिठा लिया जाता है, और उस विद अ कैप के उसके इस हेड पे, इसके स्कैल्प पे कैप लगाई जाती है जहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स अटैच होते हैं, और जो वो इलेक्ट्रोड्स रहते हैं उसका जो दूसरा एंड होता है वो आपका इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफिक मशीन जो रहती है उससे अटैच कर दिया रहता है। तो जो EEG रहता है उसका एक पार्ट रहता है जो कि आपके सेंसर्स जो रहते हैं वो आपके हेड के ऊपर लगाए जाते हैं। उसके बाद में क्या रहता है कि जो वो मशीन रहती है उस मशीन का अटैचमेंट आपका कंप्यूटर सिस्टम से रहता है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हो रही है वो आपको वहाँ पर नज़र आ सके। अब एक चीज़ और है कि जो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ जो रहता है ये तो हो गई मशीन। अब जो आपका ग्राफ निकल के आए, मतलब कि जब आप ये टेक्निक परफॉर्म करेंगे तो जो भी वेव्स रहेंगी तो वो वेव्स आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से ग्राफ के फॉर्मेट में नज़र आएंगी। तो ये जो आपका निकल के आता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। मशीन में लगता है ग्राफ, और जो आपका रिजल्ट निकल के आता है ग्राफ के फॉर्मेट में उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो इन चीज़ों में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन आपकी क्रिएट होती है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद में क्या है, जो सस्पेक्ट होता है फिर उसको कुछ पिक्चर्स, कुछ इमेजेस दिखाई जाती हैं, कुछ फ्रेजेस दिखाए जाते हैं, कुछ ऑडियो क्लिप सुनाई जाती हैं जो भी केस से रिलेटेड होती हैं या फिर रिलेटेड नहीं भी होती हैं। तो रेलिवेंट और इररेलिवेंट दोनों ही तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखाई जाती है। जैसे कि नार्को एनालिसिस वाले में हमने बात करी थी, जो इंटेरोगेशन रहता है वहाँ पर बेसिकली आपका क्वेश्चंस डायरेक्टली करे जाते हैं। तो पहले आपका बेसिक से स्टार्ट करते हैं, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, तो बेसिक इररेलेवेंट क्वेश्चंस पहले पूछे जाते हैं।
एंड फिर धीरे धीरे करके हम रेलिवेंट क्वेश्चंस तक पहुंचते हैं। तो सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर भी फॉलो किया जाता है। कुछ आपको इररेलीवेंट चीज़ें दिखाई जाती हैं, कुछ आपको रेलिवेंट चीज़ें दिखाई जाती हैं, और फिर उस बेस पर जो भी आपके माइंड से जो वेव्स निकल रही होती हैं, आपकी मेमोरी जो स्ट्राइक कर रही होती है, जो ट्रिगर कर रही होती है, वो चीज़ें आपकी कैप्चर हो जाती हैं इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम में। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बेसिकली क्या है, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल ब्रेन साइन रिएक्शन, जिसको हम P300 बोलते हैं, ये एमिट करती है, जिसका इंटेलिजेंस विद द डिवीजन ऑफ सक्सीडिंग व्हेन a personality recognize and process an inward incentive that is important or notable। so basically जब किसी जो भी सस्पेक्ट रहता है उसको नॉलेज होती है, उसको पता होता है, तो वहाँ से P300 वेव एमिट करती है। और वहीं पर जब इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो उस टाइम पर P300 जो रहती है वो आपकी एमिट नहीं करती है। उसके अलावा जो EEG रहता है वो जो रहता है फीड करता है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को, चाहे वो आपकी वेव्स एमिट हो रही हो या नहीं हो रही हो, तो उस बेस पर प्रॉपर एक ग्राफ निकलता है। और ग्राफ निकलने से पहले जो भी चीज़ें थी जो कि सेंसर्स ने कैप्चर करी थी, वो चीज़ें पहले एम्पलीफाई होती हैं, और एम्पलीफाई होने के बाद में आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर वगैरह का यूज़ करके आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है जो भी इंटरप्रिटेशन निकल के आया आपके ब्रेन के इफेक्ट का वो। तो ये कुछ इस तरह से इसकी होती है वर्किंग। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब जो ग्राफ निकल के आता है वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आता है, जहाँ पर आपकी 3 तरह की वेव्स होती हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब ये होता क्या है, तो जो रेड वाली रहती हैं वो इंडिकेट करती है कि जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन द सस्पेक्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू नो, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो जो भी सस्पेक्ट है उसको पता हो सकता है, चांसेस हैं इस चीज़ के। ग्रीन आ रही है तो मतलब कि इन्फॉर्मेशन जो है सस्पेक्ट को कुछ भी नहीं पता है उसके बारे में। यहीं पर अगर ब्लू आ रही है तो इन्फॉर्मेशन जो कि सिर्फ परपिटरेटर को पता होगा, ये चीज़ होती है आपकी रेड, ब्लू और ग्रीन, जो कि इंडिकेट करती हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ग्राफ है इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इस जगह पर जो आपकी ब्लू और ग्रीन वाली है वो आपकी पास पास है, बट रेड वाली जो है वो अलग है। तो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि जो भी सस्पेक्ट है वो नॉट गिल्टी है, यानी कि वो उसने क्राइम, वो गिल्टी नहीं है बेसिकली। तो अब ये है क्या, इसमें जो आया है इसका मतलब जो सस्पेक्ट है उसके पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लू और ग्रीन जो है वो क्लोजली कोरिलेट कर रही हैं। इसका मतलब सस्पेक्ट जो है उसके पास क्रिटिकल नॉलेज नहीं है क्राइम से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये वाले ग्राफ की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ब्लू और रेड है वो आपस में कोरिलेट कर रही हैं। और ब्लू और रेड का मतलब वही था कि रेड का मतलब है कि जो सस्पेक्ट है उसको पता हो सकता है, और ब्लू का क्या मतलब था कि सिर्फ और सिर्फ परपेट्रेटर जो है सिर्फ उसी को पता होगा। तो इस वजह से यहाँ पर ब्लू और ग्रीन दोनों ही मैच कर रही हैं। तो यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है सस्पेक्ट के पास में, क्योंकि ब्लू और रेड जो है वो आपकी पास पास आ रही हैं, क्लोजली कोरिलेट कर रही हैं, और इसी वजह से सस्पेक्ट के पास में क्रिटिकल नॉलेज है उस पर्टिकुलर क्राइम से रिलेटेड। तो ये कुछ आपका इस तरह से ग्राफ रहता है जहाँ पर आपको एनालिसिस करनी होती है। यहाँ पर बेसिकली जो रिजल्ट्स आते हैं कि आपका जो पर्सन है वो गिल्टी है या नहीं गिल्टी है, तो यहाँ पर होता क्या है एग्जैक्टली होता ये है कि जो भी इन्वेस्टिगेटर है उसको जो भी क्राइम सीन से इंफॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन, और जो भी सस्पेक्ट है उसके माइंड में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, तो जब ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन मैच कर जाती हैं तो फिर इसका मतलब होता है कि जो भी सस्पेक्ट है वो गिल्टी है और उसके पास कुछ ना कुछ डिटेल्ड नॉलेज है उस पर्टिकुलर क्राइम के बारे में। यहीं पर अगर दोनों ही इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली मैच नहीं कर पाती हैं तो वहाँ पर आपका रहता है कि जो इंडिविजुअल है वो गिल्टी नहीं है और उसको क्राइम के बारे में ज़्यादा कुछ बेसिकली कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका है यहाँ पर जो आपके सामने दो ग्राफ है नॉट गिल्टी एंड गिल्टी के, ये कुछ इस तरह का रहता है। अब आगे चलते हैं इसकी अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, सो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत एक्यूरेट है। एक्यूरेसी इसकी रहती है 99.99%। तो इस वजह से इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो हाईली एक्सेप्टेबल होते हैं कोर्ट में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये कुछ केसेस हैं जहाँ पर बेसिकली इसका यूज़ करा जाता है। सो बेसिकली जो भी तरह का ऐसा क्राइम है जहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो कि हमको नहीं मिल पा रही है और जो भी कल्प्रिट है वो कुछ ना कुछ करके बच जा रहा है, बट सस्पेक्शन उस पर बहुत ज़्यादा है या कोई भी तरह का उसने ऐसा क्राइम किया है जो कि क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उस तरह की केसेस में आपका ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग को हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके टेररिस्ट जो रहते हैं
उनके लिए हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो विटनेस की टेस्टिमनी है वो प्रॉपर सही है या नहीं है, तो उसको कंपेयर करने के लिए भी कई बार हम कर लेते हैं। तो ये अलग अलग आपके लिखे हुए हैं, जो कि डिपेंड करता है कि क्राइम की सिचुएशन किस तरह की है, जो केस चल रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह से चल रही है। तो ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपको ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग परफॉर्म करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। और ये भी कोर्ट का ऑर्डर आता है, उसके बाद ही ये चीज़ आपको करनी पड़ती है। तो ये हो गया आपका इसका सिग्निफिकेंस। अगर इसके लिमिटेशंस की बात करें तो ये जो आपका ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग रहता है थोड़ा सा कॉस्टली जाता है, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम रहता है वो थोड़ा सा कॉस्टली आपकी इंस्ट्रूमेंट है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये कॉस्टली चला जाता है। अवेलेबिलिटी इसकी बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ बैंगलोर में है, तो ये इसका लिमिटेशन है। उसके अलावा इस टेक्निक का यूज़ करते हुए आप ये चीज़ डिटेक्ट नहीं कर पाओगे कि वो इन्फॉर्मेशन उसके पास है तो सही, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन उसके पास आई कैसे, तो ये चीज़ आप नहीं फाइंड आउट कर पाते हो। तो ये कुछ इसके लिमिटेशंस हो गए। बाकी एक्यूरेसी इसकी बहुत ज़्यादा, तो लिमिटेशंस उतना ज़्यादा मैटर यहाँ पर नहीं करते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने ये कुछ केसेस हैं जहाँ पर जो ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है उसका यूज़ करा गया था। जैसे कि कुछ जो कॉमन केसेस हैं जो कि आपने कई बार सुने होंगे, निठारी सीरियल मर्डर जो केस था, उसके अलावा जो मुंबई पुलिस इंस्पेक्टर का दया नायक वाला केस था, नक्सलाइट वाला। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रीति जैन जो कि एक्ट्रेस थी, इनका केस था एक। और यहाँ पर जो आपका वेंकटेश्वर राव जो कि प्राइम एक्यूज्ड थे कृषि बैंक स्कैम में। उसके अलावा यहाँ पर नदीम कश्मीरी, शमी अहमद शाह, तो ये सारे कुछ केसेस थे जहाँ पर आपका ये जो ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है इसका यूज़ करा गया था। बाकी ये अब्दुल करीम तेलगी, ये आपने नाम कुछ कई बार सुने होंगे, ये आपका स्टैम्प पेपर स्कैम था। तो ये सारे कुछ केसेस हैं जो कि जहाँ पर ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को यूज़ करा गया था, ये कुछ केसेस हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, तो यहाँ पर ये केसेस थोड़े से आप याद कर लीजिए। वैसे ये इस तरह के डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट फिर भी कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं नेट के एग्जाम में कि ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का यूज़ करते हुए नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जिसको सॉल्व किया गया था, कौन सा केस है जिसको सॉल्व किया गया था ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को यूज़ करते हुए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने कुछ आपको लिस्ट दे दी है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा तो थोड़ा सा आपके माइंड में फिट हो जाएगा कि कौन कौन से केसेस हैं जहाँ पर ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मैंने पूरी कोशिश करी है कि ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक कैसे परफॉर्म करते हैं वो आपको समझा पाऊँ। उम्मीद करती हूँ समझ में आ भी गया होगा, बट फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और मैंने जैसे बताया कि जो पॉलीग्राफ टेक्निक है वो भी एक लाई डिटेक्शन टेक्निक रहती है, तो उसका भी जल्दी ही मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी ताकि आपको वो भी समझ में आ जाएगा। बाकी जो आपका लाई डिटेक्शन में एक और रहता है नार्को एनालिसिस, वो तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, वो उम्मीद करती हूँ आप सबने देख रखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, वहाँ से भी डायरेक्टली कई बार क्वेश्चंस आपके नेट के एग्जाम में आए भी। तो इस वजह से ये सारे जितने भी लाई डिटेक्शन के मेथड्स होते हैं ये आपको पता होने चाहिए, कैसे कैसे परफॉर्म किए जाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इस वीडियो को करते हैं एंड। और जैसे कि मैंने आप सभी को बोला था कि साइबर फोरेंसिक्स स्टार्ट करना है, तो नेक्स्ट मंडे से जो कि अपकमिंग मंडे है वहाँ से हम आपका साइबर फोरेंसिक बहुत ही सिक्वेंशियल वे में स्टार्ट करेंगे। अभी बहुत टाइम से सिक्वेंशियल नहीं चल पा रहा था, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को वीडियोस अपलोड होंगे, बट अभी कुछ टाइम से नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब से जो आपका मंडे स्टार्ट होगा वहाँ से मंडे ऑनवर्ड्स आपके साइबर फोरेंसिक को हम कंटिन्यू करेंगे और तब से आपका पूरा स्मूथली सारी चीज़ें अच्छे से चलती रहेंगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी, और जो हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम है वहाँ पर ज़रूर से विजिट करिएगा, बहुत सारा कंटेंट है आपकी स्टडी पर्पज़ से। और बाकी हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।